हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इस बार बजट से यूथ को क्या उम्मीदें हैं, क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर मैं विवेक आपसे पूछना चाहूंगी कि हम जेन नेक्स्ट की यहाँ बात कर रहे हैं, जीएसटी आता है तो जेन नेक्स्ट जनरली क्या ज्यादा शौक होते हैं, कपड़े या कुछ और रिटेल का सामान। रिटेलर्स के पास जब फायदा पहुंचेगा जीएसटी का तो वो फायदा अल्टीमेटली जेन नेक्स्ट को जाएगा और कहीं ना कहीं उनको वही सामान जो वो खरीदते हैं वो सस्ता मिलेगा। जीएसटी में जो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को दो अलग अलग पहलुओं से देखें तो मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेस जो है इंडिया में काफ़ी हाई है और 28, 30, 32% कुछ कुछ कैटेगरीज में है। इनफैक्ट इन सम कैटेगरीज इवन क्लोजर टू 40% है। जीएसटी के बाद बोथ योर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ऑलमोस्ट सेम लेवल पर आ जाएंगे। देयर आर 4 डिफरेंट कैटेगरीज, 5%, 12%, 18% एंड 28% विथ सेस। तो जो लार्जली जो कंजम्पशन ओरिएंटेड आइटम्स है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के हों चाहे वो सर्विसेज के हों, वो इधर 12% में होंगे या फिर 18% में होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेस में एक काफ़ी बड़ी और सब्सटैंशियल कटौती आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड सर्विसेज जो ऑलरेडी 14-15% के आसपास है वो या तो 12% पे जाएंगी कुछ सर्विसेज या 18% पे लार्जली जाएंगी, तो उनमें थोड़ा सा आप इंक्रीज एक्सपेक्ट कर सकती हैं। बट बाय एंड लार्ज ऑन अ कंजम्पशन साइड both manufacturing consumption और manufacturing product consumption as well as services product consumption अगर आप टोटलिटी में देखें तो उनका बेनिफिट लोअर टैक्सेस में पास ऑन होना चाहिए कंज्यूमर्स को। और बग्गा सर, यहाँ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि हम जीएसटी की अगर बात कर रहे हैं तो जेन नेक्स्ट है, कॉलेज से जब निकलेंगे तो आजकल स्टार्टअप इंडिया अपना वो बिजनेस शुरू करना है, तो जीएसटी कहीं ना कहीं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें कि इतने सारे टैक्सेस जहां देने पड़ते हैं वहां उनके लिए भी सिंप्लीफाई है अपने स्टार्टअप में। इट्स काइंड ऑफ लाइक टेकिंग लेस टाइम एंड लेस एफर्ट व्हेन यू हैव टू पे जस्ट 1 जीएसटी रादर देन 10-100 टैक्सेस। देखिए, अल्टीमेट बहुत सही सवाल है एक था कि अल्टीमेटली आइडिया यही था कि एक देश एक टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स, वो नहीं होगा। जैसे ओस्तवाल साहब ने कहा कि चार तरह के टैक्स रहेंगे, थोड़ा बहुत और भी रहेगा, बट वो अभी शुरुआत है। ओवरऑल ओवर टाइम इट बिकम्स 1 यूनिफाइड मार्केट। आज इंडिया एक यूनिफाइड मार्केट नहीं है। अगर थाने से बॉम्बे भी सामान आप लाते हैं तो आपको ऑक्ट्रॉय लग जाता है, चुंगी पे देना पड़ता है। तो ये पूरे भारत को एक यूनिफाइड मार्केट बनाएगा। दूसरी बात है, अगर आप किसी भी स्टेट में कर रहे हैं कॉमर्स तो हर स्टेट में आपको वैट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और वहाँ दफ्तर होना पड़ता है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल के रखना पड़ता है। वो सब चीज़ें काफ़ी सहूलियत हो जाएंगी। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पहले साल में मुश्किल रहेगी, जैसे जैसे चीज़ें थोड़ी सेटल हो जाएंगी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। शिक्षा के ऊपर ये सरकार किस तरह से खर्चा करेगी, क्योंकि जो आगे है उन्होंने शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च किया है, तो भारत इसके बारे में क्या सोचता है और आज की सरकार क्या सोचती है? एजुकेशन इज कंसर्न इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट इज नॉट अ सेंट्रल सब्जेक्ट, so therefore it is based on left to the, unfortunately government of India is collecting education cess 3% on all the taxes, and they say we are spending, but I don't think, I have not seen any account of that education expenditure having spent by the central government specifically. So there is no major benefit. I don't see government will be able to do anything on agricultural education sector as far as central government is concerned. It is a state which is supposed to take care of the education, and in this country private sector is doing better job than the government as far as education is concerned, and in fact the government should promote that, and if they instead of putting a lot of restrictions and the hurdles. एक सवाल यहाँ पर आ रहा है एफडीआई से रिलेटेड, जान लेते हैं कि किस तरह से स्टार्टअप और एफडीआई पे इनका सवाल है। हेलो सर, आप अपन देख रहे हैं कि एक तरफ मेक इन इंडिया और एफडीआई है और दूसरा तरफ है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। सो मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन कंपनीज आ रही है, उसके साथ जो लोकल कंपनीज है उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें कंपटीशन होगा तो फिर किसका ज़्यादा मतलब किस लोगों को बेनिफिट होगा? मतलब रेट्स कम होंगे, बट हम जैसे लोगों को जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है, हमारी कॉम्पिटिशन फॉरेन इन्वेस्टर के साथ है, तो वो टफ होगी ना। सो ये क्या हो रहा है, मतलब टसल है दोनों के बीच? ने सवाल अच्छा पूछा है। इसके 2 तरीके हो सकते हैं सोचने के। एक तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है वो सिर्फ फॉरेन कंपनीज़ में नहीं लगता है, वो इंडियन कंपनीज़ में भी लगता है। तो इट्स नॉट दैट कि फॉरेन कैपिटल आया, वो फॉरेन जो भी कंपनी है उसमें लगा और वो फिर वापस रिपैट्रिएट हो गया, या जो भी जॉब्स आए वो फॉरेनर्स को मिले, ऐसा कुछ नहीं होता है।
रही बात स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप्स में अगर आप देखें तो इट्स अ वेरी हेल्दी मिक्स ऑफ बोथ फॉरेन एज वेल एज लोकल टैलेंट। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत सारे ऐसे कंपनीज मिलेंगे जो कि इंडियन है, completely operated by Indian individuals, but then somewhere the inspiration is coming from the some other parts of the world where that particular inspiration has been proved in a successful light. तो बहुत सारी ऐसी thoughts हैं startups में जो for example developed countries में चलेंगी, लेकिन अगर उनको replicate करना होगा इंडिया में तो आपको उसको टेलर मेक करना होगा। उस टेलर मेकिंग के लिए आपको एक लोकल इंटेलिजेंस की बहुत ज़रूरत है, आपको लोकल पॉलिसी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो लोकल इंटेलिजेंस जो है वो टैलेंट से आता है, आप जैसे युवकों से आता है, और जो पॉलिसी सपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आता है और स्टेट गवर्नमेंट से भी आता है। जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, इसमें जो है गवर्नमेंट का ऑलरेडी काफ़ी सपोर्ट है, और गोइंग फॉरवर्ड अगर आप देखिए तो मेरे ख्याल से जो डिजिटाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, नॉट ओनली द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, बट जो पूरा प्राइम मिनिस्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिजिटाइजेशन और स्टार्टअप को मिल करके लेकर के आगे बढ़ना है। तो मेरे ख्याल से ये कंपटीशन अगर है भी तो काफ़ी हेल्दी है, क्योंकि इससे एक दूसरे को सीखने का अवसर मिलता है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। विवेक, यहाँ पर जैसे कि आप कह रहे थे कि डिजिटाइजेशन और स्टार्टअप हैंड इन हैंड है, तो डीमोनेटाइजेशन के बाद जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से लोगों को एक आदत पड़ जाएगी डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने की, तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ना सिर्फ कैब एग्रीगेटर्स बल्कि फूड स्टार्टअप्स हो गए या फिर फैशन पोर्टल्स हो गई, उनके बिजनेस में भी एक बढ़ावा आया है इस डीमोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि वो डिजिटल ट्रांजैक्शन से जाहिर से उनको बहुत फायदा पहुंचा है। सो इज इट लाइक इन अ वेरी गुड हेल्दी वे डीमोनेटाइजेशन, स्टार्टअप्स एंड डिजिटल इंडिया ऑल गोइंग हैंड इन हैंड? यस, एब्सोल्युटली। जैसा मैंने पहले कहा था, जो ये एंटायर एक्सरसाइज है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बिहेवियरल रिफॉर्म। तो ये पूरी की पूरी कंजम्पशन बिहेवियर में एक चेंज आ रहा है। लोग जो पहले कंप्लीटली कैश रिलायंट थे, अभी वो कैश से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो ई वॉलेट के बारे में सोचे, चाहे वो एग्रीगेटर्स के बारे में सोचे, चाहे वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड के बारे में सोचे, जो भी जरिया हो उनका, जो जरिया है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम कैश टू लेस कैश और कैशलेस अल्टरनेटिव्स। एंड ऑल्सो डीमोनेटाइजेशन के अलावा जो बिगेस्ट चेंज है, इनको फायदा ही पहुंचेगा जीएसटी आने के बाद अगर ये लोग भी अपना कोई बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखें तो डिफेंस के तौर पे भारत 3rd बिगेस्ट इंपोर्टर है, बट हमने आज तक राइफलें भी नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया, बुलेट्स तक नहीं बन रहे थे। अब इन्होंने बोला है कि आप अगर हमें इंपोर्ट करते हैं, आप भारत में भी फैक्ट्री डालिए, और जिसमें आपका 49% से ज़्यादा हिस्सा नहीं हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, जॉब क्रिएट होंगे और एंसिलरी जॉब्स बहुत क्रिएट होंगे। एक तरफ जहां गवर्नमेंट बोल रही है, डिजिटल पुश इतना कर रही है, और जिस तरह से महत्वाकांक्षी जो कैंपेन है स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया, इसको भी शुरुआत हुए करीब 1 साल बीत गया है, लेकिन जो फंडिंग है, स्टार्टअप्स को जो फंडिंग मिलती है उसमें 50% तक की गिरावट देखने को मिली है। क्या रीज़न है इसके पीछे, और किस तरह के जो रिफॉर्म्स हैं वो स्टार्टअप कम्युनिटी अवेट कर रही है? क्योंकि एक तरफ बात हो रही है कि मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया जाना है स्टार्टअप्स के लिए, तो कई सारी पॉलिसीज में अभी भी क्लैरिटी नहीं है, कुछ टैक्सेशन रिफॉर्म्स भी किए जाने हैं, और जैसा कि DIPP सेक्रेटरी मिस्टर रमेश अभिषेक ने बोला है कि कंपनी लॉ में भी काफ़ी कुछ बदलाव किया जाना है इसे प्रमोट करने के लिए। आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, ये हर वक्त रहता है। कभी आप अमेरिका में देखिए, जो उनका IRS का टैक्स कोड है 70,000 पेज का है। आप सोचते हैं कि अमेरिका बहुत ही वेल रन कंट्री है, दिस दैट। अगर आप भीतर जाके देखेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब चल रहा है, सब कुछ। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आई थिंक सबसे बेहतरीन देश रहेगा सिंगापुर, हांगकांग, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज टॉप में आती हैं। अब हमें शुरू करना है नेगेटिव से, पहले हम गड्ढे से निकल रहे हैं, उसके बाद हम कहीं भागेंगे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स की तलाश में हैं, जो इस बार बजट से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आप शेयर मार्केट से बिलोंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आपकी जो फोटे है, तो आप इसके बारे में कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं कि क्या क्या ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट को लाने चाहिए आने वाले बजट में?
देखिए, मैं तो हर साल से हम मेमोस भेजते हैं, एसोचैम हो, सीआई हो, फिक्की के थ्रू गवर्नमेंट को, जहां वो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। तो ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, वो धीरे धीरे होता है। अभी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड देखिए, 20 साल से वो चल रही है बात, और 3 साल से हमने बताया ये स्टैंप ड्यूटी का इशू है। अगर कोई बिल्डर होल्ड कर रहा है प्रॉपर्टी, उसको रीट के अंदर लाना है, आप स्टैंप ड्यूटी में उसको रिलैक्सेशन दीजिए। कोई समझने को तैयार नहीं है। एक रीट अभी तक भारत में लॉन्च नहीं हुआ। और रियल एस्टेट के जो दिग्गज हैं वो आके आपके चैनल पे हर साल बोलते हैं इस साल हम कर देंगे। बहुत अच्छा किया सरकार ने। आज तक मैंने कोई कॉर्पोरेट टाइकून नहीं देखा टीवी पे आके कहते हुए कि ये बजट खराब है या ये मूव खराब है, क्योंकि उनको सरकार से डील करना है। तो ओवरऑल सरकार से ज्यादा उम्मीद मत रखिए। मोदी जी ने अच्छा विजन दिया है, उसके नीचे जो लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं उनका वो विजन नहीं है, तो वो करते करते टाइम लगेगा। विवेक, जैसा कि यहाँ सर कह रहे हैं कि सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, एक लॉन्ग टर्म विजन है, बढ़िया विजन है, लेकिन शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ, हालात प्रेजेंट दौर की बात करूँ, बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा इन दिनों पैसा है। एक लेमैन, एक जो कस्टमर है, वो क्या एक्सपेक्टेशन रख सकता है? यहाँ पर जो है प्री बजट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे वो इनकम टैक्स रिबेट के फॉर्म में हो, चाहे वो सोशल से स्पेंडिंग के फॉर्म में हो, चाहे किसी और भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के फॉर्म में हो। तो अगर गवर्नमेंट के पास जो है कुछ भी बेनिफिट आता है तो वो बेनिफिट किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है पब्लिक एट लार्ज को, वो ये हमें देखना है। एज एन इकोनॉमिस्ट जो है हम ये पसंद करेंगे कि अगर कुछ भी बेनिफिट आता है वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ डाइवर्ट किया करते हैं गवर्नमेंट, तो वो इकॉनमी को ना कि शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा काफ़ी पहुंचाएगा। अगर आप लास्ट 2-3 सालों में देखें तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ जो भी बढ़ी है वो ज़्यादातर कंजम्पशन से बढ़ी है। इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ अभी भी सबड्यूड है। इस सबड्यूड ग्रोथ मोमेंटम को जो इन्वेस्टमेंट साइड पे है, इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट साइड में चैनलाइज करना है। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये हम तहे दिल से चाहते भी हैं। जी बिल्कुल, इस बार के बजट से सबको बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद करते हैं कि जेन नेक्स्ट के जो भी सवाल हैं वो हमारी एक्सपर्ट टीम ने उनके जवाब दिए हैं, और वित्त मंत्री का ये बजट बहुत खास रहने वाला है। आप सबका हम सबसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।